नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आज के वीडियो में। अभी कुछ दिनों से थोड़ा-सा डिस्टर्ब चल रही हैं सब कुछ, तो वीडियो बनने में थोड़ा दिक्कत हुई और उसके बाद फिर थोड़ा एक फ्लो टूट गया। तो अब सोच रहा हूँ कि उसको दोबारा से कंटिन्यू करा जाए। तो आपको याद होगा 21 जनवरी को मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था और उसको लेकर के मैंने वो वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि न्यूज़पेपर पे भी एक तरीके से सबको आमंत्रण फ्रंट पेज पे छपा था। उस प्राण प्रतिष्ठा के संबंध में मैंने कुछ चर्चा की थी कि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में एक्चुअली किया क्या जाता है, होता क्या है? और उस कार्यक्रम के बाद जैसा आपने देखा होगा, बहुत चर्चा में रहे जो मूर्तिकार थे इसके, और उन्होंने खुद ये बोला कि जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद मैंने ये प्रतिमा देखी, तो मैंने भी अपने साथियों को बोला कि ये वो प्रतिमा है ही नहीं जो हम लोगों ने बनाई है। इसके अंदर जो तेज है, जो ओज है, जो इसके चेहरे पे ग्लो है, जो कुछ दिख रहा है, हम लोगों ने ऐसा बनाया नहीं था, ये तो कुछ और ही हो गया है। और इस चीज़ को वहाँ में मौजूद सारे लोगों ने महसूस किया, क्योंकि जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा के बाद कैमरे ज़ूम किए भगवान राम के जो विग्रह हैं, जो राघव स्वरूप खड़े हैं वहाँ पे भगवान राम, तो जैसे ही उसको ज़ूम करके और स्क्रीन्स पे और सब जगह दिखाया गया, तो देश भर में लोगों की आँखों से आँसू निकल आए। तो ये इतनी जो एक एनर्जी जनरेट हुई, जो कि पूरे देश भर ने में मतलब हर हिंदू ने दुनिया में महसूस की। यही हाल इंग्लैंड, अमेरिका, जहाँ पे भी हिंदू बैठे थे, सबकी आँखों में पानी थे, श्रद्धा थी और एक सबका तुरंत उस विग्रह के साथ कनेक्ट बन गया। राम जी से सब अपने आप जुड़ गए और एक अजीबोगरीब वातावरण पूरे देश में बना रहा कई दिनों तक। अभी भी अगर आप उस चीज़ की कल्पना करें तो आपके अंदर आपको महसूस होगा कुछ भावनाएँ उमड़ती हुई सी। उस वीडियो में मैंने चर्चा की थी कि प्राण प्रतिष्ठा का जो एक पूरा प्रक्रिया होती है, जो एक कार्यक्रम होता है, वो हम लोगों ने जो देखा वो तो एक छोटा हिस्सा था। लेकिन जैसा बताया गया कि राम जी को ये मोदी जी को इसके लिए 11 दिन का उपवास रखना था। हालाँकि उनके पुरोहित बता रहे थे कि उनको 3 दिन के उपवास के लिए कहा गया था, लेकिन मोदी जी ने पता करके जानकारी लेके कि मैक्सिमम जो पूरा तरीके से रखा जाता है, वो 11 दिन का रखा जाता है। भूमि शयन किया जाता है, एक कंबल बिछा के उसके ऊपर सोते हैं और लगातार अपने आप को आध्यात्मिक बना के रखना होता है, तो इसलिए लगातार मंदिरों के दर्शन करना और सब कुछ करना, ताकि आपका जो अंदर से एक जो आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर है, वो बढ़ा रहे, वो थोड़ा हायर साइड में रहे। तो वो मैंने आपको उसके बारे में भी पॉइंट आउट किया था, तो इसलिए मोदी जी लगातार दक्षिण भारत के मंदिरों में दर्शन करते हुए दिखाई दिए। नासिक से उन्होंने यात्रा शुरू की अपनी, त्र्यंबकेश्वर और बाकी मंदिरों में दर्शन करते हुए, और वो रामेश्वरम तक उन्होंने यात्रा की और रामेश्वरम तक वो तमाम मंदिरों में दर्शन करते गए। वहाँ के साधु संतों से और ज्ञानी लोगों के साथ बैठ कर के चर्चा करते मिले, भजन सुनते मिले। बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स और वीडियो आए। इस 11 दिन के उपवास में उनको पुजारियों ने ये भी बताया था कि आप अगर कोशिश करें कि विदेश यात्रा ना करें, ताकि विदेश से कोई दूषित प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। तो इसलिए आपने देखा होगा कि उन दिनों में मोदी जी ने किसी भी तरह की ना विदेश यात्रा की और ना किसी विदेशी मतलब अतिथि को, मेहमान को उन्होंने अटेंड किया। होता ये है कि जब ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होता है, इतने सारे लोग वहाँ पे अनुष्ठान कर रहे होते हैं कि जैसे 1008 कुंड का हवन रामभद्राचार्य जी का आश्रम कर रहा था सरयू जी के किनारे। हर हवन वेदी पे 4 से 5 यजमान बैठे हुए थे और वो भी कई दिनों से वो हवन का अनुष्ठान चल रहा था। तो पूरी अयोध्या का ऊर्जा का लेवल, एनर्जी लेवल एक बहुत हाई लेवल पे था और मैंने कहा था कि ये प्राण प्रतिष्ठा जो प्राण प्रतिष्ठा करता है, उससे कुछ
ऊर्जा ले भी लेती है और उसको कुछ मिलता भी है। और आज अगर आप देख रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आपको दिख रहा होगा, जहां पे वो ये बोलते हुए सुनाई देते हैं कि अगली जो सरकार हमारी आएगी वो 370 पार भाजपा और 405 के पार एनडीए, ये आंकड़े हम लेकर के आएंगे। पहली बार शायद किसी प्रधानमंत्री ने संसद के सदन में खड़े होकर के इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये चीज बोली है। वरना कोई आने वाले चुनावों को लेकर के कोई भविष्यवाणी कोई नेता करता नहीं है, वो भी संसद के पटल पे मतलब रिकॉर्ड में जाने लायक बात जो होती है वो। उसके अलावा उन्होंने स्पष्ट बोला कि अगले कार्यकाल में हमारे जो तीसरा कार्यकाल होगा उसमें कुछ बहुत बड़े बड़े फैसले होंगे। और मोदी जी का जो अब आप लोग एक स्वरूप देख रहे हैं वो बिल्कुल बदला हुआ है। वो एक आक्रामक अ, स्वरूप में आ चुके हैं। ये भारत के लोगों को उतना अनुभव नहीं होगा। गुजरात और गुजरात से जुड़े हुए जो मित्र हैं उनसे आप पूछेंगे तो नरेंद्र मोदी एक्चुअली ऐसे ही आक्रामक नेता हैं। खासतौर से सरकार में जब वो रहते हैं तो उनकी आक्रामकता देखने लायक होती है। अभी जब ये दिल्ली आए थे तो आप समझ लीजिए कि बिल्कुल आपने उनका एकदम सौम्य स्वरूप देखा है अभी तक, कि शांत रहते थे, कुछ नहीं बोलते थे, किसी को जवाब नहीं देते थे। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो पहला उनका संसद में एक उद्बोधन हुआ है, उसमें जो आक्रामकता दिखी है, जो उन्होंने विपक्ष को लताड़ लगाई है, जिस तरीके से उन्होंने बातें की हैं, तो वो कहीं न कहीं दिखा रहा है, दर्शा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान और उस 11 दिन के उपवास के दौरान शायद मोदी बदल गए हैं। और जैसा वो कह रहे हैं कि तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा, तो ये सच बात है कि बहुत बड़े-बड़े फैसले होंगे। लेकिन उसके पहले क्या हो सकता है, वो हम लोगों को देखना है आगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा-सा पड़ोसी देश पाकिस्तान की। तो आपको पता है कि उनके यहाँ की तो हालत कैसी हो गई है। अब बलोच जो आतंकी हैं या तहरीक-ए-तालिबान के जो आतंकी हैं, ये लोग हमले भी कर रहे हैं, बड़े-बड़े दिलेरी से कर रहे हैं, पुलिस थानों पे कर रहे हैं, मिलिट्री की चौकियों पे कर रहे हैं, पोस्ट पे कर रहे हैं और उसके बाद घंटों तक कब्जा करके उस पे बैठ भी जाते हैं। अभी मच वाला जो शहर है, वो पूरा शहर सिर्फ 70-75 आतंकवादी या जो उनके फ्रीडम फाइटर्स कह लीजिए, बलोच आर्मी के लोग हैं, तो 70-75 लोगों ने पूरे शहर को कब्जे में ले लिया था और तकरीबन 48 से 72 घंटे तक वो पूरे शहर पे कब्जा करके बैठे थे और मेरे ख्याल से बोर होके ऊब के वो खुद चले गए। पाकिस्तान की सेना वहां पे वापस कब्जा लेने के लिए या इनसे लड़ने के लिए नहीं आई। तो पाकिस्तान की सेना के पास इस समय वो हिम्मत नहीं बची है कि वो इन लोगों से कोई मुकाबला कर सके। ऐसे ही अगर आप उसके बाद की घटनाक्रम देखें अभी पिछले 2 दिनों के अंदर, तो शायद तहरीक-ए-तालिबान ने डेरा रहीम यार में एक पुलिस थाने पे कब्जा किया। वो भी कब्जा करके घंटों बैठे रहे, पूरा थाना लूट लिया उन्होंने, हथियार-हथियार सब लूट लिए और उसके बाद जाते समय 10 पुलिस वालों को गोली मार के खत्म करके चले गए। तो पाकिस्तान के अंदर अभी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि ये तहरीक-ए-तालिबान हो या बीएलए वाले हों, ये जब मन करता है, जहां मन करता है, वैसा हमला कर रहे हैं। आज की स्थिति ये है कि आज भी सुबेरे बलूचिस्तान में एक इनकी जो गैस पाइपलाइन है, उसके ऊपर हमला किया गया है। उसके पास एक सेना की चौकी थी, उस पे अटैक किया गया है और यहाँ भी काफ़ी बड़ी संख्या में पाकिस्तानी आर्मी के लोग मारे गए हैं और एक 30 इंच डाया की पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन और एक 16 इंच डायमीटर की पाइपलाइन,
ये 2 पाइपलाइन्स वहाँ से निकल रही थी। इन 2 पाइपलाइन्स के एक हिस्से को उड़ा दिया गया है। तो पाकिस्तान के अंदर जो मेन गैस की सप्लाई थी, जो एक इनका बलूचिस्तान में सुई गैस फील्ड है, वहाँ से ये गैस निकालते हैं और उसको पंजाब ले जाते हैं। तो बलूचियों की एक शिकायत ये भी है कि गैस हमारे यहाँ से निकलती है और हम ही लोगों को गैस की एक-एक मतलब एक तिनका हम लोगों को गैस नहीं मिलती है, ये पूरी पंजाब पहुँचा देते हैं। तो उन्होंने वो गैस की मेन पाइपलाइन उड़ा रखी है और हमला कर रखा है फ़ौज के ऊपर। तो ऐसी हालत में अब ये उस गैस पाइपलाइन को रिपेयर कर पाएँगे कि नहीं, इसमें भी एक बहुत बड़ा डाउट है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि बलोचों ने एक चारे की तरह ये पाइपलाइन उड़ा रखी होगी और उसको चारों तरफ से उसकी कुछ व्यवस्था ऐसी बनाई होगी कि जैसे ही इसको सुधारने के लिए, सही करने के लिए पाकिस्तान के लोग पहुंचेंगे, उनके ऊपर या तो फिर बम धमाके होंगे और या उनके ऊपर फिर से हमला किया जाएगा और लोगों को मारा जाएगा। और इस डर से पाकिस्तान की तरफ से मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा उस गैस पाइपलाइन को दोबारा शुरू करने का प्रयास किया जाएगा। इसमें अगर देखा जाए तो ये बात खुल के अब सामने आ रही है कि जो हम लोग शुरू से बोलते आ रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज के पास गोला बारूद, असलहा, तेल, मिट्टी तेल, डीज़ल कुछ भी नहीं बचा है। तो ऐसी हालत में ये लड़ने की स्थिति में है ही नहीं। बस आसिम मुनीर कभी अफ़गानिस्तान को धमकियाँ दे रहा है, कभी ईरान को धमकियाँ दे रहा है और अभी 2 दिन पहले 5 फरवरी को ये कश्मीर डे पे एक हंगामा करते थे, तो उसके लिए ये कश्मीर आया हुआ था, तो वहाँ पे इसने इंडिया को भी धमकी-वमकी लगाई है। तो वो वाली स्थिति है कि बस ये भौंकने भर का रह गया है, काटने के दाँत-वाँत सब इनके खत्म हो चुके हैं पाकिस्तान के। इस हालत में कितने देर तक पाकिस्तान सर्वाइव करता है, ये एक देखने वाली बात है। इलेक्शन की एक नौटंकी इनके यहाँ चल रही है, उसका क्या होना है, क्या नहीं होना है, भगवान ही जानता है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा केपीके में और बीएलए जो बलूचिस्तान में है, इन लोगों ने टीटीपी और बीएलए ने बोल रखा है कि हम इस इलाके में तो चुनाव होने नहीं देंगे। तो कुल मिलाकर के बचता है पंजाब और सिंध। अब ये वहां से चुनाव करके सरकार बना करके क्या खुराफात करेंगे, ये तो भगवान ही मालिक है। हालांकि उम्मीद किसी को कुछ नहीं है इनसे, इनका कोई भला होने वाला नहीं है। देश ये बर्बाद हो चुका है, बैंकरप्ट हो चुके हैं। भीख के नाम पे इनको अब मतलब चवन्नी अठन्नी टाइप पैसे मिल रहे हैं कि किसी तरीके से इनकी दाल रोटी चले। आईएमएफ, अच्छा आईएमएफ जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसका फुल फॉर्म है, लेकिन उसका नाम बदल के अब पाकिस्तान मॉनेटरी फंड कर देना चाहिए, क्योंकि आईएमएफ के साथ एक कॉमेडी जुड़ी हुई है कि आईएमएफ जब बना था 1960-70 जब भी फॉर्म किया गया था फर्स्ट टाइम, तो आईएमएफ में पहला एप्लीकेशन लोन लेने का जिसने डाला था वो देश था पाकिस्तान। अब आईएमएफ में 2 तरह के लोन होते हैं। एक तो सामान्य लोन होता है, जो देश लेते रहते हैं, चुकाते रहते हैं, फिर ले लेते हैं। भारत भी लेता है, क्योंकि वो एक बैंकिंग टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका काम है लोन देना और बहुत कम इंटरेस्ट रेट्स पे लोन मिल जाते हैं, तो बहुत सी कंट्रीज़ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो लोन उठाती हैं। लोन एक स्टेबल कंट्री लेती है और एक स्टेबल इकोनॉमी जिसकी चल रही है, और वो लोन की अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे करती रहती है और एक लोन खत्म होता है तो दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग भी करते हैं, इंडिया भी करता है कि कोई बड़ा डैम बनाना है, कोई बड़ा ब्रिज बनाना है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना है, हाईवे बनाना है, तो उसके लिए कई बार आईएमएफ से लोन ले लेते हैं और उसको देते रहते हैं। 25 साल 30 साल की टेन्योर रहती है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो लोन कोई वो नहीं है समस्या। दूसरा एक जो चीज होती है आईएमएफ जो करती है, वो होता है बेल आउट। बेल आउट वो होता है कि जब किसी देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार ज़ीरो हो जाता है या खत्म होने की कगार पे आ जाता है, उस कंडीशन में वो देश अपनी अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी को बचाने के लिए और अपनी देश को कंटिन्यू चलाने के लिए इमरजेंसी में आईएमएफ के पास जा कर के कुछ पैसे के इंतज़ाम करता है, कुछ पैसे माँगता है, जो आईएमएफ उसको देती है
लेकिन फिर वो बेल आउट के साथ क्या होता है कि कुछ कड़ी शर्तें होती हैं, जो आईएमएफ इस कंट्री की स्थिति को स्टडी करके डिसाइड करता है कि इसकी अर्थव्यवस्था इतनी बुरी हालत में क्यों है। उसमें कुल मिलाकर के चीजें वही रहती हैं कि रेवेन्यू बढ़ाओ, सरकार का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए टैक्स बढ़ाओ, टैक्स का नेट बढ़ाओ। मतलब आज मान लीजिए इनकम टैक्स है, अगर वो किसी देश में 15-20% लोग दे रहे हैं इनकम टैक्स, तो आईएमएफ बोले कि नहीं भाई, इसको 40% लोगों को इसके टैक्स के दायरे में लाओ, इनकम टैक्स के। जीएसटी या वैट या सेल्स टैक्स जो भी लग रहा है, उससे क्या इनकम हो रही है, उस पे आईएमएफ बोलेगी कि भाई इसको 15-20% से बढ़ाओ, है ना। बिजली वगैरह में तुम अगर कोई सब्सिडी दे रहे हो, जैसे केजरीवाल बांटता रहता है फ्री बिजली, फ्री पानी, ये वो, तो वो आईएमएफ बोलती कि भाई ये सब फ्री की कहानी बंद कर दो, तुम्हारी जब औकात नहीं है तो क्यों कर रहे हो। तो बेल आउट के साथ फिर आईएमएफ कुछ शर्तें लगाती है, कुछ कड़ाई करने को कहती है, ताकि पैसा वापस निकल सके। तो आईएमएफ और पाकिस्तान का, जैसा मैंने बताया कि पहले दिन से एक रिश्ता बन गया है, और पाकिस्तानियों को आईएमएफ बनते ही कटोरा लेके पहुंचे थे लोन वोन लेने। अब तक ये 23 बार आईएमएफ से मिल मिला के आ चुके हैं। 23 बार इन्होंने लेन देन किया है, मतलब लेना ही किया है आईएमएफ के साथ। और उस 23 बार में से 13 बार इनके बेल आउट्स हुए हैं, मतलब 10 ही बार ये इज्जत के साथ लोन लेके आए हैं। 13 बार तो ये कपड़े फाड़ के, चड्डियां फटी हुई उस हालत में आईएमएफ के पास पहुंचे हैं कि अब भाई साहब जान ही बचा लो हमारी। तो 23 तो कांड ये हो चुके हैं। इस साल 2024 है, और इस साल अभी इनका मेरे को लग रहा है कि 24वां पैकेज नेगोशिएट होगा, और वो भी 14वां बेल आउट होगा, क्योंकि ये फिर भूखे नंगे वाली हालत में खड़े हैं। इतना फर्जी और फालतू का देश है पाकिस्तान की, ये जब से बना है ये चोरी चकारी पे ही चल रहे हैं, भीख पे ही चल रहे हैं, दूसरों के पैसे पे पल रहे हैं। और अब इनको कोई भीख भी देता नहीं है। और इसलिए आप देखेंगे कि पाकिस्तानियों में एक अलग लेवल की बेशर्मी दिखाई देगी, जो नॉर्मली एक इज्जतदार समाज में होती नहीं है, लेकिन पाकिस्तानियों में आम है। आप कभी भी कोई पाकिस्तानी का इंटरव्यू देख लीजिए, वो तुरंत बात को घुमाते फिराते वो कभी अमेरिका चला जाएगा, कभी इजराइल चला जाएगा, कभी इंडिया चला जाएगा, कभी हिंदू, कभी यहूदी। मतलब उस पाकिस्तानी से पाकिस्तानियों के ऊपर सवाल किए जाएंगे और वो तुरंत उससे साफ मुकर जाएगा। जूते मार के इनको दुनिया भर से भगाया जा रहा है, लेकिन ये सुधरने वाले नहीं। तो ये एक बेशरम प्रजाति है, और पिछले 75-76 सालों में तो इन्होंने बेहयाई के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। और अब जो दिख रही है स्थिति, उसमें मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा समय तक पाकिस्तान अपने आप को कायम रख पाएगा, क्योंकि अब क्या है, पाकिस्तान हो चुका है एक अखाड़ा, जहां चीन अपने खेल खेल रहा, अमेरिका अपने खेल खेल रहा, भारत अपने खेल खेल रहा है। हर कोई अपने तरीके से एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार कर रहा है, और उसके लिए जमीन बनी हुई है पाकिस्तान। अमेरिका चाहता है कि हम बलूचिस्तान में एक बेस बना करके रह लें। उसके लिए अमेरिका का प्लान ऐसा दिख रहा है कि वो चाह रहा है कि हम बलूचिस्तान को एक आजाद देश बना दें, और ये देश छोटा सा रहेगा, पाकिस्तान के कंपैरिजन में तो काफी छोटा रहेगा, और ग्वादर का पोर्ट रहेगा इस पे। क्योंकि पहले क्या हुआ था कि पाकिस्तान, अमेरिका को जब अफगानिस्तान जाना था, तो उनके पास रास्ता कोई नहीं था। उनको कराची के पोर्ट से शिप से सामान और माल उतार के और उसको बाई रोड अफगानिस्तान लेके जाते थे, चाहे वो सैनिक हो, गोला बारूद हो, रसद हो, खाना पीना, जो कुछ भी जाता था अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका की फौज के लिए, वो कराची पोर्ट पे माल उतर के और बाई रोड अफगानिस्तान जाता था। इस चक्कर में क्या हुआ कि पाकिस्तानियों ने जम के लूटा है अमेरिका को। इन्होंने पोर्ट से पैसा, मतलब पोर्ट को यूज करने का अच्छा मोटा पैसा वसूला, सड़कों से ट्रांसपोर्टेशन का वो जो टोल टोल होता है वो अच्छा मोटा पैसा वसूला,
उसके बाद उनके कंटेनर के कंटेनर चोरी भी किए, कभी खाने के, कभी राशन के, कभी हथियारों के। वो भी चोरी चकारी की है खूब। खूब लूटा अमेरिकन्स को। अब वो लोग यहां से निकल के बाहर जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये एरिया जो है, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान के ऊपर सेंट्रल एशिया, उधर से चाइना, रशिया, बहुत सारी चीजें इस एरिया से जुड़ी हुई हैं। सामने समंदर है, समंदर के दूसरी तरफ आप देखेंगे तो सऊदी अरब और पूरा मिडिल ईस्ट है। तो एक सेंसिटिव लोकेशन है, और उसमें सबसे सेंसिटिव लोकेशन है बलूचिस्तान की और उसके ग्वादर पोर्ट की। अब वहां पोर्ट वोर्ट बना हुआ है ऑलरेडी। अब अगर अमेरिका वहां पे दांव नहीं खेलता है तो चाइना आके बैठ जाएगा, क्योंकि पोर्ट वोर्ट तो चाइना ने बनाया हुआ है। तो अमेरिका की कोशिश ये है कि हम बलूचिस्तान को किसी तरीके से फ्री कंट्री बना दें, आजाद देश बना दें, और वहां पे हम अपना मिलिट्री बेस बना लें। और अफगानिस्तान के अंदर जाने का रास्ता, ईरान से बॉर्डर लग रहा है हमारा बलूचिस्तान का, अफगानिस्तान से लग रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान से भी लग रहा है। और अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के साथ एक एग्रीमेंट, एक समझौते के तहत अमेरिका वहां से बाहर निकला है। तो तालिबान के साथ अमेरिका की एक अंडरस्टैंडिंग है, और आज भी अमेरिका $60 मिलियन हर हफ्ते का, मतलब तालिबान को खर्चे का पैसा देता है। $60 मिलियन पर वीक ये अमेरिका आज भी पे कर रहा है तालिबान को। तो जो कि हो जाता है आपका $240 मिलियन महीने का, जिससे तालिबान जो है वो अपने पूरे सैलरी वैलरी खर्चा वर्चा अपने स्टाफ का चला रहे हैं। और इसलिए अगर आप देखें तो तालिबान की जो गवर्नमेंट है वो काफी स्टेबल बनी हुई है, उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही, क्योंकि उनको अमेरिका से ये पैसा मिल रहा है। तो पूरी इकोनॉमी को वो ठीक से चलने दे रहे हैं, इकोनॉमी में कोई लूटपाट नहीं कर रहे हैं, लोग भी टैक्स वैक्स दे रहे हैं, और धीरे धीरे अफगानिस्तान पटरी पे आ रहा है। इसलिए आज की स्थिति में आप देखेंगे तो अफगानिस्तान का ₹72 का करीब $1 है, जो करीब करीब इंडिया के आसपास की वैल्यू है। इंडिया से कभी कभी बेटर भी हो जाती है उनकी उनकी करेंसी की, अफगानी करेंसी की वैल्यू। और पाकिस्तान से 4 गुना ज्यादा स्ट्रांग करेंसी हो गई है अफगानिस्तान की। अब बलूचिस्तान में अमेरिका बैठने की कोशिश कर रहा है। चाइना उसे बैठने नहीं देना चाहता है। ईरान अमेरिका को घुसने नहीं देना चाहता, और एक लेवल तक इंडिया भी नहीं चाहता है कि अमेरिका एक कंट्री को फिर से कब्जा करके हमारे गले की हड्डी बन के बैठ जाए बाजू में। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है कि बलूचिस्तान तो टूटेगा, ये तो तय है, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए ईरान की भी इंटरेस्ट है, भारत के भी इंटरेस्ट है, अमेरिका के भी इंटरेस्ट है। अकेले चीन परेशान है कि बलूचिस्तान टूट ना जाए, क्योंकि उसका सीपैक और ग्वादर पोर्ट वोर्ट सब चला जाएगा। चीन के लिए इससे बड़ी भारी बेइज्जती कोई नहीं होगी। तो बलूचिस्तान को अलग होना है, इस मामले में तो भारत, चीन, ये भारत, ईरान और अमेरिका तीनों सहमत हैं। लेकिन अमेरिका को वहां नहीं रहना है, इस चीज पे इंडिया और ईरान सहमत है। इवन तालिबान को भी एक लेवल तक ये लगता है कि ठीक है, अमेरिका दूर रहे, हमें $60 मिलियन देता रहे, वो बेटर है। वो हमारे पड़ोस में आके बैठ जाएगा तो रोज हमारे साथ खुराफात करेगा। तो तालिबान भी नहीं चाहते हैं कि उनके ऊपर एक लगाम लगाने के लिए अमेरिका आ जाए। तो इतनी सारी जो पावर्स हैं, इनका अखाड़ा बन चुका है बलूचिस्तान, इसका अखाड़ा बन चुका है खैबर पख्तूनख्वा। अब अगर इंडिया की बात करें तो जैसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, बीएलए वगैरह, इनको 60s से, जब से अपने यहाँ रॉ वगैरह बनी थी, तो उस समय से भारत बीएलए को सपोर्ट तो करता आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बलोच जो पॉपुलेशन है वो वैसे ही बहुत कम है, और बीएलए में जो लोग हैं वो भी बहुत मुट्ठी भर हैं, मतलब 2-4 हजार लोग होंगे टोटल बीएलए के पास, जो लड़ते हैं, रेगुलर फाइट करते हैं। तो ऐसी हालत में 6 लाख की जो आर्मी है, पाकिस्तान आर्मी, उसके सामने ये 2-4 हजार लोगों की बहुत ज्यादा हैसियत नहीं है। तो
पाकिस्तान को जो एक्चुअल ट्रबल दे सकता है, वो दे सकता है तालिबान, और तालिबान के आगे जो बैठा हुआ है तहरीक-ए-तालिबान। तो कहीं न कहीं इंडिया के फुटप्रिंट्स जो हैं, वो अफ़गानिस्तान में ज़्यादा एक्टिव हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और इंडिया वहाँ से चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। और इसलिए आप देखेंगे कि बलोच जो हैं, उनको तो शायद अमेरिका से सपोर्ट मिल रहा है, उनको कुछ हद तक ईरान से भी सपोर्ट मिल जाता है, और बलोचों को तालिबान से भी सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि तालिबान इनको जो हथियार अमेरिका छोड़ के गया था, वो इनको दे रहे हैं लगातार। और इसलिए अभी आपने देखा होगा तो बीएलए की कैपेसिटी बहुत बढ़ गई है स्ट्राइक करने की। हथियारों का लेवल उनका बहुत ऊपर उठ चुका है, बहुत मॉडर्न वेपन्स लेकर के वो हमले कर रहे हैं, और इसलिए बड़े एक्यूरेट हमले कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की आर्मी को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसके पीछे ही अमेरिकन इक्विपमेंट का एक रीजन है, और कहीं ना कहीं अमेरिका तालिबान को कह के इनको सपोर्ट कर रहा, प्लस अमेरिका से शायद इनको फाइनेंशियल मदद भी मिल रही है। अगर ये मिलती गई फाइनेंशियल हेल्प, तो बलूचिस्तान के जो बीएलए है, ये 2-4 हजार जो इनके लड़ाके हैं, इनकी संख्या हो सकता है बढ़ा के 25-30 हजार 50 हजार तक ले जाए। वो स्थिति अमेरिका बनवा सकता है, और अगर वैसा होता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अमेरिका को ईरान घुसने नहीं देना चाहता बलूचिस्तान के अंदर। तो एक अजीबोगरीब सी स्थिति बनी हुई है, जहां पे सब इंतजार कर रहे हैं कि बलूचिस्तान टूट जाए, और उसके बाद अमेरिका वहां आके बैठता है कि नहीं बैठता है, वो एक देखने वाली बात होगी। तो पाकिस्तान का तो इस समय मतलब आप समझ लीजिए कि कहानी खत्म है, गेम ओवर है। इंडिया जो है, इंडिया को बलूचिस्तान से ज्यादा इंडिया की नजर गिलगिट बाल्टिस्तान पे है, और इंडिया बस इस इंतजार में बैठा है कि यहां बलूचिस्तान में कुछ एक फैसला कुन कार्रवाई हो जाती है, कि जहां दिखने लगता है कि हाँ जी बलूचिस्तान टूट रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पाकिस्तान का नक्शा बदलेगा। बलूचिस्तान टूटने लगेगा तो जो तालिबान वाला सेक्शन है, वो ऑलरेडी खैबर पख्तूनख्वा के एक 40-50% इलाके को मुकम्मल प्रॉपर अपने कब्जे में लेकर के वो सरकार पे कब्ज टाइप का होके बैठे हैं, टैक्स वसूल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बड़े बड़े शहरों को छोड़ दें तो कस्बों और गांवों में तो पुख्ता तौर से अच्छा खासा दबाव और प्रेशर टीटीपी का, टीजेपी का, इन ग्रुप्स का बना हुआ है। मतलब वहाँ के पुलिस वालों से, वहाँ के जो नेता हैं, जो एमपी हैं, एमएलए हैं, जो भी हैं, सरपंच और पंच जो भी हैं, इन सबसे बकायदा तहरीके तालिबान वसूली कर रहा है, महीने का टैक्स वसूलता है। तो जो भी कलेक्शन पाकिस्तान में होता है, वो डाइवर्ट हो रहा है तालिबान को, मतलब टीटीपी को। तो बलूचिस्तान में अगर कुछ घटना होगी, तो उसका चेन रिएक्शन होगा कि ये लोग भी अपना खैबर पख्तूनख्वा वाला एरिया जो है, उसको अलग करेंगे। अभी हाल में कमांडर जो है तालिबान फोर्सेस का अफगानिस्तान का, वो भी आया हुआ था बॉर्डर पे, और पत्रकारों वगैरह से किसी से बात करते हुए उसने उससे पूछा गया कि ये डूरंड लाइन और ये और वो, उनका जो बॉर्डर है उसको डूरंड लाइन कहते हैं। बोले हम तो मानते ही नहीं है इसको, ये तो कोई लाइन वाइन है ही नहीं। तो तालिबान भी नजर बना के बैठा हुआ है कि जैसे ही यहाँ पे कोई घटना होती है, तो तालिबान तुरंत मूव करेगा, और वो भी कोशिश करेगा कि खैबर पख्तूनख्वा के बड़े से बड़े हिस्से पे हम कंट्रोल कर लें। तो ये तो दो हिस्से जो हैं, इसमें भारत का कोई बहुत ज्यादा इस समय रोल नहीं है। लेकिन अमेरिका चाह रहा है कि चीन को यहां से समेट दिया जाए। चीन के लिए खौफ ये है कि अगर वो ग्वादर उसके हाथ से चला जाता है और खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान आके बैठ जाती है, तो चीन का एक जो सबसे बड़ा खौफ है, वो ये है कि उसके जो उइगर मुसलमान हैं, उसके 5,000 से ज्यादा टेररिस्ट ट्रेंड लड़ाके जो आईएसआईएस के साथ सीरिया में युद्ध करके आए हैं, और बहुत हाईली ट्रेंड हो चुके हैं, वो बैठे हुए हैं कहाँ? अफगानिस्तान के अंदर। ऐसे ही जब रशिया ने सीरिया के अंदर बॉम्बिंग शुरू की थी और बुरी तरीके से उड़ाना शुरू कर दिया था आईएसआईएस के कैंपों को, अड्डों को,
इनके बेसेस को, आईसिस के। तो उस समय अमेरिका ने रशिया के साथ एक बैकडोर डिस्कशन करके, बातचीत करके एक नेगोशिएशन किया था कि कुछ समय के लिए रशिया आईसिस पे ये हमले रोक दे। रशिया का कहना था कि जब तक सीरिया की जमीन पे आईसिस रहेगी, हम हमले करते रहेंगे, तो इस आईसिस को तुम गायब कर दो। तो अमेरिका ने ये बात की थी कि आप कुछ दिनों के लिए हमले रोक दो, और अमेरिका ने 10,000 से ज्यादा आईसिस के लड़ाकों को सीरिया की जमीन से बाहर निकाला था। वो अपना हथियार, गोला बारूद, गाड़ी घोड़ा सब लेकर के काफिले रातों रात मूव हुए हैं सीरिया से। और कहा जा रहा है कि उनकी एक बड़ी संख्या इराक में भी आई है, और बहुत बड़ी संख्या उनकी अफगानिस्तान के अंदर भी बैठी हुई है। आईसिस अमेरिका का एक एसेट है, और चीन को इसी बात का खौफ है कि ये 5,000 उइगर लड़ाके और ये 10-12 हजार आईसिस, ये अगर बलूचिस्तान पे कब्जा पाकिस्तान का छूट जाता है और अमेरिका की मदद से बलूचिस्तान आजाद हो जाता है, तालिबान खैबर पख्तूनख्वा पे कब्जा कर लेते हैं, तो चीन के लिए ये पूरा रास्ता बंद हो जाता है। चीन कट ऑफ होकर के पीछे बैठ जाएगा, और अफगानिस्तान और चीन के बीच में एक छोटा सा पैसेज है, नैरो सा। वो पैसेज निकलता है सीधा कहाँ? शिनजियांग। शिनजियांग मतलब उइगर मुसलमानों का जो प्रांत है, वहां। और ये लोग वहां से घुस करके, और उइगर मुसलमान जो हैं, हंगामा कर देंगे पूरे उसमें शिनजियांग में। चीन की हालत भी कुछ ऐसी है कि उनकी भी फौज जो है लड़ने वाली स्थिति में नहीं है। ऊपर से अगर गिलगिट बाल्टिस्तान में भारत आकर के बैठ जाता है, तो दूसरा एक दबाव बन जाएगा, क्योंकि फिर आप अपनी फौजों को इन उइगुर आतंकवादियों से लड़ने में लगाओगे, या कि भारत के साथ जो आपकी एक एलएसी बढ़ जाती है, गिलगिट बाल्टिस्तान पूरा आ जाता है, तो उसको पेट्रोल करने के लिए, मैन करने के लिए, और भारत अगर हैवी आर्मी लगा देता है, जैसे ही उसने अभी भी लगा रखी है, तो आपको भी लाखों सैनिक लगाने पड़ जाएंगे। तो चीन के लिए एक दबाव वाली स्थिति है। तो आने वाला जो समय है वो काफी इंटरेस्टिंग है, आपको दिखाई देगा। और भारत इस समय पूरे इंतजार में बैठा हुआ है कि यहां कुछ हुआ और भारत ने गिलगिट बाल्टिस्तान लिया। और उसके बाद हो सकता है कि भारत ये भी नेगोशिएट कर ले कि सिंध में कराची को क्रॉस करते हुए एक पट्टा, उस पे भी भारत कब्जा करने की कोशिश करेगा, ताकि बलूचिस्तान के साथ हमारा एक डायरेक्ट लैंड कनेक्ट बन जाए। अगर ये बन जाता है तो हमको ईरान से ऑयल और गैस की पाइपलाइन लाने में आसानी होगी। दूसरी चीज, समंदर से, सी से पाकिस्तान एक बार अगर कट ऑफ हो जाता है, लैंडलॉक्ड हो जाता है, तो उसके बाद पाकिस्तान की वैल्यू जीरो हो जाएगी। पाकिस्तान ना मिलिटरीली किसी काम का रहेगा, और ना अदरवाइज, और कॉमर्शियली, इकोनॉमिकली भी वो बर्बाद तो है ही, आगे भी वो कभी पैर पे खड़ा नहीं हो पाएगा। तो गुजरात के जो रन ऑफ कच्छ वाला एरिया है, वहां से कोस्टल पूरा एक पट्टा भारत कोशिश करेगा कि बलूचिस्तान को कनेक्ट करते हुए इस पे भी कब्जा कर ले, और ऊपर भी वैसे ही एक पट्टा गिलगिट बाल्टिस्तान का भारत अपने कंट्रोल में ले ले। हो सकता है कि अमेरिका के साथ इसी चीजों को लेकर के कुछ बैकडोर नेगोशिएशंस चल रही हैं, और मोस्ट प्रोबेबली अमेरिका के अंदर गवर्नमेंट हो सकता है बदल जाएगी, तो ये काम हो सकता है। और भारत के अंदर अब ये स्पष्ट हो गया है कि मोदी गवर्नमेंट दोबारा वापस आ रही है। तो ऐसी हालत में आने वाला समय काफी इंटरेस्टिंग है। देखना होगा कि ये सारी चीजें चुनाव के पहले होती हैं या बाद में होती हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है, इस पूरे गेम में अकेले इंडिया का बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं है, या उसका कोई रोल नहीं है, या इंडिया उसमें बहुत ज्यादा करना भी नहीं चाहता है। जब भाई आपका काम दूसरे करने को तैयार बैठे हैं, तो आप क्यों अपना पैसा, रिसोर्स और बाकी सारी चीजें वेस्ट कर रहे हो? क्यों आप एक कंट्री को तोड़ने की बदनामी अपने सर पे ले रहे हो?
हाँ, जब 45% एरिया बलूचिस्तान जो है, वो पाकिस्तान के टोटल एरिया का 45% है। ऐसे ही 15-20%, 20% या 25% खैबर पख्तूनख्वा है। तो जब आधे से ज्यादा कंट्री टूट ही रही है, तो हमने अगर थोड़ा-सा गिलगिट बाल्टिस्तान ले लिया, थोड़ा-सा नीचे एक पट्टी ले ली, तो कोई उस पे देखेगा ही नहीं। लोगों का ध्यान तो रहेगा कि भाई ये जो नए देश बन गए हैं, इनका क्या करना है? तो ये वाली एक सीन बनेगी और ये प्रोसेस अब शुरू हो चुका है। आगे कैसे चलता है, क्या होता है, ये अब देखना होगा। पिछले वीडियोस में मैं आपको बोल चुका हूं कि ये ऑलरेडी 2008-9 में मेरे ख्याल से लेफ्टिनेंट कर्नल राल्फ पीटर्स ने पेंटागन के इंस्ट्रक्शन पे एक रिपोर्ट बनाई थी, रीड्राइंग बॉर्डर्स करके। बाद में उन्होंने शायद बुक लिखी थी या एक आर्टिकल लिखा था, ब्लड बॉर्डर्स करके। अगर आप उसको रेफर करेंगे, गूगल पे सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा। उस पे आप देखेंगे तो ये ऑलरेडी डिसाइडेड है। अमेरिका में 2007-8 में ही डिसाइड हो चुका था कि पाकिस्तान का ये बंटवारा होना है। उसमें उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बना दिया था, तो गिलगिट बाल्टिस्तान वगैरह और वो सारी चीजें इंडिया को आएगी, ऐसा शो नहीं किया है। लेकिन आज इंडिया जिस स्ट्रांग पोजीशन में है, भारत इस उथल पुथल की स्थिति में बड़े आराम से गिलगिट बाल्टिस्तान को अपने कंट्रोल में ले सकता है। और इसलिए आप देखेंगे कि लगातार गिलगिट बाल्टिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। वहां की पब्लिक को तैयार किया जा रहा है इस बदलाव के लिए, इस चेंज के लिए, और वो लोग अब मांगने लगे हैं कि हमको भारत के साथ जाने दो। तो एक ग्राउंड वर्क इंडिया अपनी तरफ से कर रहा है, माहौल को बिल्ड कर रहा है। तो आगे देखिए क्या होता है। मोदी जी तो बोल ही चुके हैं कि तीसरा कार्यकाल बड़े फैसलों का होगा। तो अब किसी देश के अगर पार्टीशंस हो जाएं, टुकड़े हो जाएं, और आपका खास तौर से दुश्मन देश, और फुल एंड फाइनल सॉल्यूशन निकल जाए उस देश का, जो आपके लिए हमेशा से सिरदर्द बना रहा है, इससे अच्छा क्या हो सकता है? और ये सब होगा तो इससे चीन की भी बहुत एक हालत जो है बिगड़ती हुई दिखाई देगी। तो उस पे हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि चीन के हालात क्या है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, नमस्कार।